जैसा कि अभी बताए हैं बच्चों कि क्या हुआ, 1800 ईस्वी में फडणवीस की मृत्यु हो गई और मराठों में आपसी संघर्ष होने लगा। और फिर बेलेजली की सहायक संधि से मराठों ने, जो कि अभी तक अपने आप को बचा के रखा था, फडणवीस की मृत्यु के बाद सिंधिया, होलकर तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय में प्रमुख शक्ति बनने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। और फिर क्या हुआ कि होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। किसने किया? होलकर ने किसको पराजित किया? पेशवा बाजीराव द्वितीय और सिंधिया की सेना को। अब पेशवा बाजीराव द्वितीय ने क्या किया? अंग्रेजों के शरण में चला गया। अंग्रेजों ने पेशवा को सहायता देना स्वीकार कर लिया और उससे सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया। अर्थात पेशवा बाजीराव द्वितीय ने क्या किया? सहायक संधि स्वीकार कर लिया और जो कि अभी तक पेशवाओं का एकाधिकार चल रहा था, अब समाप्त हो गया। और भोसले तथा सिंधिया को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। भोसले तथा सिंधिया अंग्रेजों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते थे। उन्होंने लॉर्ड बेलेजली के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध 1803 ईस्वी प्रारंभ कर दी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने अपमानजनक संधियां करने के लिए विवश किया। सिंधिया को अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि तथा भोसले को अंग्रेजों के साथ देवगांव की संधि करनी पड़ी। अर्थात युद्ध के पश्चात सिंधिया ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि और भोसले ने देवगांव की संधि अंग्रेजों के साथ की। और इस संधि के तहत क्या हुआ? मराठा सरदारों को अपने राज्य का काफ़ी हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और अपने अपने राज्य में अंग्रेज रेजिडेंट रखना भी स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि जो भी राजा सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता था उसे अंग्रेज रेजिडेंट रखना अनिवार्य था। तो इसलिए ये हारे हुए राजा कौन कौन? सिंधिया और भोसले दोनों को सहायक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा और दोनों को अपने राज्य में एक अंग्रेज रेजिडेंट भी रखना पड़ा। इसके पश्चात कंपनी ने होलकर के विरुद्ध, अभी होलकर बचा हुआ था, तो उसके विरुद्ध क्या किया? तृतीय मराठा युद्ध 1804 से 5 ईस्वी छेड़ दिया, यानी प्रारंभ कर दिया, जिसमें अंग्रेज सफल हुए। दोनों के बीच राजपुर घाट 1806 में संधि हो गई। यद्यपि मराठा क्या हो गए थे? कमज़ोर हो गए थे, फिर भी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने लगे थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय पूना स्थित रेजिडेंट तथा नागपुर स्थित रेजिडेंट पर आक्रमण कर दिया और यह मराठों एवं अंग्रेजों के बीच का अंतिम यानी चौथा युद्ध था, जो कि 1817 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ कि मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से हार गई। चतुर्थ मराठा युद्ध में क्या हुआ बच्चों कि मराठों की संयुक्त सेना किससे हार गई? अंग्रेजों से हार गई। सिंधिया और होलकर के अधीन राजपूताना राज्य अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गए, क्योंकि राजपूतों को भी इन लोगों ने अपनी ओर मिलाया था, तो राजपूताना राज्य भी अब कहाँ चले गए? अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गए। जो राज्य पूर्णतः अंग्रेजी शासन के अंतर्गत नहीं थे, वे अप्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में आ गए। बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन देकर के कानपुर के बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया। इस प्रकार मैसूर तथा मराठों का पतन हो गया। अब है डलहौजी की विलय नीति। तो डलहौजी की विलय नीति क्या थी? विलय मतलब मिलाया जाना होता है। डलहौजी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बन करके आया था और
उसने जो है वह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था, अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार चाहता था। 1848 में वह गवर्नर बन करके आया। कौन? डलहौजी। कब आया? 1848 में। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या बन कर के आया? गवर्नर जनरल बन कर के आया था। और डलहौजी जो है वो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, अर्थात साम्राज्य विस्तार करने वाला। और उसने अंग्रेज़ों को हर प्रकार से लाभ पहुंचाने के लिए, आर्थिक लाभ, सैन्य लाभ और साम्राज्य का लाभ पहुंचाने के लिए एक नीति बनाई थी, जिसे विलय नीति या राज्य हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति के माध्यम से वह देशी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। और उसने इस नीति को कैसे लागू किया था? भारत के उसने इस नीति को कई तरह से लागू किया था। उसकी सबसे अहम नीति जो थी वो थी गोद निषेध अधिनियम। इसका मतलब क्या होता है कि भारत के जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र न हो, वे अंग्रेज़ों के अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते थे। इसी को गोद निषेध अधिनियम के नाम से जाना जाता है। डलहौजी ने क्या किया कि गोद निषेध अधिनियम बनाया, जिसके अंतर्गत उसने यह कहा कि जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र नहीं होगा, वे अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना गोद नहीं ले सकते हैं। अगर कोई राजा बिना अनुमति के गोद लेगा तो उसे अवैध मानते हुए उसके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और इस नियम के अंतर्गत उसने कई राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया, जैसे सतारा, झांसी, नागपुर आदि। और उसने केवल गोद निषेध ही नहीं, कुशासन का आरोप भी लगा करके कई राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत मिलाया था। कुशासन यानी कि जो शासन अच्छा न हो उसे क्या कहेंगे? कुशासन। तो वह दूसरा नियम जो अपनाता था भारतीय नरेशों को, वो कहता था कि यहाँ का शासन अच्छा नहीं चल रहा है और आक्रमण कर देता था और उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता था कुशासन का आरोप लगा करके। तो अवध को कुशासन का आरोप लगाते हुए उसने अंग्रेजी साम्राज्य में सबसे पहले मिलाया था। और इसके बाद उसने तीसरी नीति अपनाई थी कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन और उपाधियों को समाप्त कर दिया, वंचित कर दिया। यानी जो जैसा कि अभी ऊपर बताए हैं कि बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए पेंशन निर्धारित कर दी गई थी, तो अब बेलेजली ने की थी। अब इसने क्या किया? डलहौजी ने कि पेंशन को बंद कर दिया। और साथ ही जो लोगों को उपाधियाँ मिलती थी, अंग्रेज जिससे प्रसन्न होते थे उनको उपाधि देते थे, राय की उपाधि, सर की उपाधि। तो इस प्रकार की उपाधियों को देना भी उसने वर्जित कर दिया। और क्या किया? कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन तथा उपाधियां समाप्त कर दी। इस प्रकार से डलहौजी ने, जो कि एक साम्राज्यवादी नीति का पोषक गवर्नर जनरल था, उसने भारत के बचे हुए देशी रियासतों को, बचे हुए का मतलब बच्चों कि उसके पहले जो रियासतें थी वो उसको इसके पूर्ववर्ती गवर्नर जनरल यानी कि बेलेजली ने सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य में बहुत सारे देशी रियासतों का विलय कर लिया था। और जो शेष रियासतें बची हुई थीं, जिन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था, उसको डलहौजी ने बल का प्रयोग करते हुए, जैसा कि राज्य हड़प नीति, इसको विलय नीति को राज्य हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो हड़प शब्द ही कब इस्तेमाल होता है? जब हम किसी पर बल का प्रयोग करके कोई सामान छीनते हैं, तब वहाँ पर हड़प शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।
बोलचाल की भाषा में अक्सर लोग कहते हैं कि उसने उसकी ज़मीन हड़प ली, उसने उसका मकान हड़प लिया। तो क्या करते हैं, उसमें बल का प्रयोग करके, निर्बल जो रहता है उस पर बल का प्रयोग करके उसके सामान को छीन लिया जाता है। तो इसने क्या किया, उस समय तक क्या हुआ था कि अंग्रेजी शक्ति का विस्तार हो चुका था, अंग्रेज़ों की सेना अत्यधिक मजबूत थी। तो उसने भारतीय राजाओं को इस नीति के द्वारा देशी रियासतों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया। और किस तरह से किया, कुशासन का आरोप लगा करके किया, गोद निषेध के नियम को लागू करके किया, और जो राजा इन दोनों नियमों के अंतर्गत नहीं आए तो उन पर आक्रमण करके लगभग समस्त भारतीय देशी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। किंतु बच्चों, ये डलहौजी जो था उसने भारत का आधुनिकीकरण भी किया था। इसी के समय में भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई और पहली ट्रेन जो भारत की चली डलहौजी के समय में ही 1853 में प्रथम बार भारत में ट्रेन सेवा आरंभ हुई थी, रेल चली थी मुंबई से ठाणे। बम्बई में ही एक जगह है जिसका नाम है ठाणे, तो वहीं मुंबई में ही चला था, मुंबई से ठाणे। किंतु पहली ट्रेन जो है डलहौजी के समय में ही चली थी। इसने डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, मतलब आधुनिक सुविधाएं भी यहाँ पर प्रदान किया था जनता को। इसलिए इसे भारत के आधुनिकीकरण में जो योगदान दिया था, इसके जो गलत नीतियाँ थी इसके कारण इसे कोई महत्व नहीं दिया जाता है, किंतु इसके द्वारा भारत का आधुनिकीकरण भी हुआ था, जिसका लाभ जो है भारतीयों को मिला। और इसके इन कार्यों से, जो कि विलय नीति के अंतर्गत आते थे, इस कार्यों से भारतीय जनता में देश प्रेम की भावना उत्पन्न हुई, देशभक्ति की भावना जगी, जो आगे चल कर के 1857 की क्रांति के रूप में प्रस्फुटित हुई। अर्थात डलहौजी की नीति के कारण ही 1857 की क्रांति हुई, जिसे भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों का विलय किस प्रकार अंग्रेजी साम्राज्य में किया, और किस प्रकार भारतीयों में राष्ट्रीय भावना पनपी, अपने देश प्रेम की भावना जगी। इन्हीं जो साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल आए हुए थे, इन्हीं के कारण भारतीयों में देशभक्ति की भावना जागृत हुई, जिसमें नाना साहब प्रमुख हैं, जो कि 1857 की क्रांति की योजनाकार थे। ये उनका चित्र है। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, यानी गोद लिए हुए पुत्र। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि बाजीराव द्वितीय जो है वो चतुर्थ मराठा युद्ध में हार गया था, और अंग्रेज़ों ने उसे 8 लाख की पेंशन दे करके उसे कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया था। तो उन्हीं पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? नाना साहब, जो इस चित्र में है। इन्होंने ही, इनकी पेंशन डलहौजी ने बंद कर दी। डलहौजी के पूर्व ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी थे, इन्हें पेंशन मिल रहा था, लेकिन डलहौजी ने क्या किया, इनकी पेंशन बंद कर दी। और पहले से ही भारतीय जनता में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आक्रोश था। केवल एक नेतृत्वकर्ता का अभाव था। अब उन्हें नाना साहब के रूप में नेतृत्वकर्ता भी मिल गया, और नाना साहब ने अपने मंत्री अजीमुल्ला के साथ मिलकर के 1857 की क्रांति की योजना बनाई। अर्थात डलहौजी के कार्यों के फलस्वरूप ही भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, यानी 1857 की क्रांति हुई। अब है बच्चों, अंग्रेज़ों की सफलता के कारण, कि भारत में अंग्रेज क्यों सफल हुए और भारतीय क्यों असफल हो गए। तो भारत में अंग्रेज़ों की सफलता का प्रमुख श्रेय है बंगाल विजय। उस समय बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था।
यहाँ की भूमि जो थी वह अत्यंत उपजाऊ थी। यहाँ सबसे अधिक राजस्व जो मिलता था वह बंगाल से ही मिलता था और यहाँ रेशम का व्यापार, मलमल का व्यापार विश्व प्रसिद्ध था। बंगाल की मलमल, ढाका की मलमल विश्व प्रसिद्ध थी। तो यहाँ पर उद्योग और कृषि दोनों ही उन्नत अवस्था में थे। बंगाल एक धनी प्रांत था जो कि अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया। तो इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति क्या हुई? मजबूत हो गई, सुदृढ़ हो गई। तो पहला पॉइंट क्या हुआ अंग्रेज़ों की सफलता का? कि आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ होना और बंगाल पर विजय प्राप्त करना। ये अंग्रेज़ों का जहाजी बेड़ा है, यानी नौसैनिक सेना जो होती है, समुद्री सेना, उसे नौसेना कहते हैं। तो ये नौसेना है अंग्रेज़ों की। अंग्रेज़ों के पास ही यह उन्नत नौसेना होती थी। उस समय भारतीय राजाओं के पास नौसेना जो होती थी वो कमज़ोर होती थी और उनके पास शस्त्र केवल अंग्रेज़ों के पास प्रचुर मात्रा में शस्त्र होते थे, क्योंकि उन्हें उच्च तकनीकी का ज्ञान था और ब्रिटेन से उन्हें आर्थिक सहायता भी मिलती रहती थी और उनका जहाजी बेड़ा था और भारतीयों के पास इसका अभाव था। जहाजी बेड़े इंग्लैंड से आते थे, इस कारण उनके पास रसद एवं सैनिकों की कमी नहीं होती थी। रसद मतलब होता है जो भोजन सैनिकों को दिया जाता था, उसे रसद सामग्री कहते हैं, अभी भी यही बोला जाता है। तो जब सेना किसी मैदान में लड़ने के लिए जाती है तो वहाँ पर काफ़ी लंबा समय लग जाता था, तो साथ में रसद सामग्री आने जाने के लिए भी कुछ लोग रखे जाते थे जो रसद सामग्री की सप्लाई करते थे। रसद सामग्री काट दी जाती थी, यानी रास्ते बंद कर दिए जाते थे कि जहाँ से भोजन सैनिकों के लिए आता जाता था। तो मजबूरन जिस पार्टी का जिस भी योद्धा के तरफ का रसद सामग्री काटा जाता था उसे मजबूरन संधि करनी पड़ती थी। तो यहाँ क्या था कि रसद एवं सैनिकों का कभी भी अभाव नहीं हुआ, क्योंकि वह कहाँ से आता था? जल मार्ग द्वारा ब्रिटेन से आ जाता था। और अंग्रेज अधिकारी क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। ये कूटनीति का सहारा लेते थे। ये देखते थे कि किन भारतीय राजाओं में आपसी फूट डाल सकते हैं, कि किसे प्रलोभन दे करके अपनी ओर मिला सकते हैं। तो ये जो है कूटनीति का सहारा लेते थे। कौन लेता था? अंग्रेज गवर्नर जो होते थे, चाहे वो बेलेजली हो, चाहे डलहौजी हो, चाहे जो भी हो, जितने भी गवर्नर आए लगभग उनमें से सभी कूटनीति का सहारा लेते हुए भारतीय राजाओं को आपस में लड़ा देते थे और फिर जीतने वाले से भी संधि करते थे और हारने वाले से भी संधि के तहत बहुत सारा धन लेते थे या उनके क्षेत्रफल को हड़प लेते थे। और कुशल नेतृत्व का अभाव था भारतीयों में और अंग्रेज़ों में कुशल नेतृत्वकर्ता थे और इस तरह से आपस में भारतीयों को लड़ा करके अंग्रेज़ों ने भारत में विजय प्राप्त की और भारतीय अंग्रेज़ों के समक्ष हार गए। तो बच्चों, यह तीसरा चैप्टर भी समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर बताएंगे।